ठीक है, अभी आवाज आ रहा है ना? आवाज? हाँ यस सर। ठीक है, अब सब समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे पूरा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने रोका था वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और ये सब। फ्लेक्सी डेंटेड लिगैंड में आपको बता चुका हूँ, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हमें कंटिन्यू करना है आई थिंक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं, सो दैट आपको आगे IUPAC वगैरह सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे आते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए तो और कुछ कंपाउंड बताता हूँ, ये चाहिए तो एडिशनल लिख सकते हो, बट स्पेशली जेई वालों को ज्यादा बेटर रहना चाहिए इसका आइडिया। फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था मोनोडेंटेड लिगैंड्स कौन से हैं आपने लिखे हैं कुछ, मैं वापस पूरी लिस्ट देता हूँ, चाहिए तो लिखो। X माइनस यानी हेलोजन है, मैंने बताया था। CN माइनस होता है, CO होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया, ये सब तो मैंने वैसे तो बताया था, पर मैं एडिशनल बता रहा हूँ। हाँ, और क्या क्या है, और NO है, ध्यान रखना। NO होता है, NO। ठीक है, इसके अलावा NO2 माइनस होता है, NO3 माइनस होता है। ठीक है, OH माइनस होता है, H2O होता है। पाइरिडीन, स्पेशली पाइरिडीन याद रखना प्लीज। पाइरिडीन बताइए आपको, पाइरिडीन तो कैसे है ना, पाइरिडीन स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा होता है C6H5 थ्राइस P। क्या है बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल फॉस्फाइन। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, है ना, इसको ट्राइफिनाइल। तो इसको कभी कभी वो लोग ऐसा भी लिखते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। तो इसको PPHY लिखते हैं, बट अभी यहाँ पर ट्राइफिनाइल फिनाइल फॉस्फिन देता तो खाली ध्यान दो, मत लिखो खाली, इतना याद रखो, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ये ध्यान रखो। तो ये सब पूरी लिस्ट जो मैंने दी है ना, ये शायद आपको PDF शेयर हो जाएगा तो उससे ले लेना। ये सब मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाइडेंटेड लिगैंड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई थिंक और एक्स्ट्रा याद रखने नहीं है। ट्राइडेंटेड में अगर आपको ऐड करना है तो एक और ऐड कर सकते हो, दैट इज टर्पाइरिडीन। टर टर्पाइरिडीन टर्पाइरिडीन का मतलब है टर्शरी पाइरिडीन, टर्पाइरिडीन। इन शॉर्ट, पाइरिडीन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा होकर फिर बनाते हैं। तो अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, समझो ये एक पाइरिडीन है, इसमें एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इससे ये दूसरी रिंग है, यहाँ पर दूसरी रिंग एक और बना देते हैं, ऐसी दिखेगी, ये दूसरी रिंग है। ठीक है, इसमें भी आप नाइट्रोजन, इसमें भी एक नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ सेंटर में रहेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे बाहर नहीं रहता। एक मिनट, आपको पता ही है पैराडिन में N अंदर रहता है, ये N, ये N। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बन जाएगा एक रिंग, फिर यहाँ एक नाइट्रोजन बना लो। तो अब ये देख रहा है, ये तीनों नाइट्रोजन ऐसे शेयर करने वाले। ये देखो, एक लिगैंड जो है, अभी इधर बीचों बीच कौन रहने वाला है? यहाँ सेंटर मेटल आयन रहेगा, बीचों बीच सेंट्रल मेटल आयन रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्पाइरिडीन, इसको टर्पाइरिडीन बोलते हैं। बहुत कम चांसेस है, बट ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो आप। अब देखो, आप क्लियरली अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखो, ये ट्राइडेंटेड लिगैंड है ना, तो ट्राइडेंटेड लिगैंड है, पहले तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ना, इसमें एक लिगैंड 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। पर ध्यान से देखो, इसमें रिंग कितनी बन रही है, अगर आप नोटिस करोगे तो रिंग 2 ही है। देखो, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है कि नहीं है? 2 ही रिंग बन रही है ना, तो हमेशा यस सर। हमेशा वही फॉलो होता है, डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी -1। ये टर्पाइरिडीन है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। बाकी इसके अलावा तो आपको कुछ और लिखने की जरूरत है नहीं, नो मोर देन ना, बस एक ये ट्राइपाइरिडीन बताना था आपको, बाकी कुछ भी नहीं। उसके अलावा ठीक है, उसके पहले अभी इतना ये होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हो आप, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वो भी पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हेडिंग डालना है आपको, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल कटायन, नॉर्मल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप। ये पहला है, नॉर्मल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप। ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना जिसका एग्जांपल बताता हूँ, ये एग्जांपल है इसका। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, K4FeCN6, है ना। इसमें बस ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ब्रेक कैसे होगा, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ब्रेक कैसे होगा, ये ब्रेक होगा K4 4K प्लस कॉम्प्लेक्स FeCN6। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये जो
कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पे देखो कौन सा चार्ज है, उस पे चार्ज क्या है, 4 - नेगेटिव। इसीलिए इसको बोलते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे कटायन, तो कटायन तो नॉर्मल ही है, कटायन तो नॉर्मल है, इसीलिए इस वाले टाइप को बोलते हैं नॉर्मल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप, नॉर्मल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ऐसा कोई भी आपको दिखे जिसमें आपको लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आई मीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ध्यान रखना कि वो कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप है, नॉर्मल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप होता है। ठीक है, कितना समझ में आया? यस सर। सिमिलरली इसका रिवर्स हम अपने रिवर्स भी ले सकते हैं। रिवर्स मतलब अभी हम क्या लेंगे, आप कुछ भी बता सकते हो, नॉर्मल एनायन और कॉम्प्लेक्स कटायन टाइप, कॉम्प्लेक्स कटायन टाइप है ना, कॉम्प्लेक्स कटायन टाइप। तो अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको चार्ज किसके ऊपर दिखेगा, चार्ज आपको दिखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर। मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम FeNH3 6Cl3। देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, FeNH3 6, बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज लिखूं, +3 है ना, और 3Cl-। तो आप देखो इस बार अगर मैं इस बार देखूं तो इस बार जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए देखो हेडिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स कटायन टाइप, कॉम्प्लेक्स कटायन टाइप। और जो एनायन है वो नॉर्मल है, तो इसलिए नॉर्मल एनायन, नॉर्मल एनायन कॉम्प्लेक्स कटायन टाइप। एकदम इजी है, एकदम इजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को डाउट, किसी को नहीं समझा तो बताओ। एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज देखना है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनायन। आगे आप लिख लेना नॉर्मल जो भी है, कॉम्प्लेक्स एनायन, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स कटायन। तो एकदम सिंपल है, समझा इतना, क्योंकि इसके बेस्ड आगे IUPAC है। ये नहीं समझा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले ही बता दो अगर नहीं समझा। क्लियर है? यस सर। हाँ क्या वो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, क्लियर है ना? मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि क्लियर है सब। नेक्स्ट, उसके बाद इसका तीसरा टाइप, तीसरे टाइप में क्या है, कॉम्प्लेक्स, तीसरे के अंदर है कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप। तो कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन मतलब इसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा, PT पाइरिडीन 4, PT पाइरिडीन 4, उसके बाद लिख सकते हैं हम PTCl4, PTCl4, PT पाइरिडीन 4 एग्जांपल है। इन शॉर्ट कुछ नहीं है, आपको ये रट्टा नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखे, ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो समझ जाने का कि वो कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप है, कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप है। दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखे तो समझ जाने का कि कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, मतलब इसके अंदर जो कटायन है उस वो भी कॉम्प्लेक्स है और इसमें एनायन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कटायन कौन एनायन कौन? देखो जनरल रूल है, आपको पता है कि आप जब भी अब तक स्कूल से कोई भी नाम लिख रहे हो तो हमेशा पहले नाम किसका लिखते हो, कटायन का ही तो लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप NaCl देखो, NaCl कैसे पढ़ते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड के क्लोरा ऐसा कुछ पढ़ते हैं, कोई ऐसा उल्टा पढ़ता है, क्लोरो सोडियम Na+Cl-। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड ही पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड ही पढ़ते हैं ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड लो आप, हमेशा कोई भी कंपाउंड रहेगा उसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉर्मल नॉमेनक्लेचर, कोई भी IUPAC कंपाउंड लोगे ना, आप NaOH ले लो, क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो ना। इसका मतलब है कि रूल क्या कहता है, हमेशा पढ़ते वक्त हम सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, कटायन का, कटायन का, है ना। और लिखते वक्त भी कोई ऐसा नमूना है जो ऐसे लिखता है NaCl को, ऐसे लिखते हैं क्या कोई ClNa किसी ने लिखा है भाई, ऐसे तो लिखते नहीं है। नहीं मतलब सर। तो लिखते वक्त भी ऐसा है, लिखते वक्त भी हम ऐसा ध्यान रखते हैं कि हम हमेशा किसको पहले लिखते हैं, कटायन। तो जनरल रूल्स, कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ रहता है, जैसे अभी मैंने ये जो कंपाउंड लिखा है PTP/4 और PTCl4, इसमें आप बाई डिफॉल्ट बता सकते हो कटायनिक कौन सा एनायनिक कौन सा, जो पहला वाला वही कटायनिक है, भले इसमें चार्ज नहीं पता चल रहा है बट बाई डिफॉल्ट है। ये जो पहला वाला है ये क्या है, कटायनिक, दूसरा वाला क्या है, अनायनिक, और दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप है। आई होप एकदम क्लियर है, इतना समझ में आया, यस इतना समझ में आ गया।
ठीक है, आगे बढ़े। किसी को इसमें डाउट? सर वॉइस अटक रहा है। यार यहाँ नेटवर्क का क्या इशू है यार, क्या यार नेटवर्क भी अच्छा नहीं है। हाँ अभी वॉइस अटक रहा है, उसमें भी अटक रहा है। नो हाँ सर अटक रहा अरे यार वॉइस अटकेगा तो कैसे चलेगा। अभी वॉइस अटक रहा है उसका तो क्या ही कर सकते हैं यार। नेटवर्क नेटवर्क मैं कहाँ से उठा के लेके हूँ नेटवर्क को। सबको सबको प्रॉब्लम आ रही है, सबको वॉइस अटक रहा है सब। किसी No, है। sir. यस सर। देखो, अगर अगर सबको वॉइस अटक रहा है इसका मतलब है मेरे एंड से प्रॉब्लम है। अगर कुछ लोगों को ऐसा अटक रहा है तो फिर आपके एंड से ही नेटवर्क इश्यूज है। आपके एंड से नेटवर्क इश्यूज रहेंगे, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। आप नेटवर्क जोन में जाके बैठो, जहाँ एकदम प्रॉपर नेटवर्क रहता है वहां जाके बैठो। वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सबको वॉइस ब्रेक होता हुआ लग रहा है ऐसा? Right. हाँ, No, sir. No, sir. ना? No, सबको sir. तो वॉइस सबके लिए ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है वो नेटवर्क जोन में नहीं है ना। नेटवर्क जोन में नहीं रहोगे तो मैं अभी क्या हेल्प करूँ आपकी, बताओ। नेटवर्क जोन में रहो, और क्या, यही बोल सकता हूँ। ठीक है, प्लीज नेटवर्क जोन में रहो, बिकॉज इंपॉर्टेंट रहेगा। जो जो मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है। नेटवर्क जोन में नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आ जाओगे। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करें फिर। यस सर। इसके आगे नेक्स्ट कंपाउंड जो रहता है ना, नेक्स्ट कंपाउंड उसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट जो होता है उनको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस एकदम लॉजिक सी बात है, अगेन आपको नाम से मतलब समझ में आ जा रहा होगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या, वो कंपाउंड जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल FeCO5, CO5, ठीक है, NiCO4। ज्यादातर ये जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड काम करता है, आइसोलेट लिया, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, मतलब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। आपको होमोलेप्टिक बताया था ना मैंने। होमोलेप्टिक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही एज ए लिगेंड बिहेव करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो कंपाउंड्स कैसे रहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन पे कोई चार्ज रहता ही नहीं है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जीरो चार्ज है, इस भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जीरो चार्ज है। समझ में आया क्या इतना? यस सर। हाँ, तो जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। प्लीज नोट कर लो ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले जितने भी रहते हैं वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं। ठीक है, इतना समझा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी हमारा हो गया, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, वो हो गया था। हाँ, हम एक्चुअली इस पे थे, वो वर्नर थियरी समझना था, राइट? तो वर्नर थियरी समझते हैं, उसमें वो जो 4 पॉइंट्स थे उनको समझते हैं। वर्नर थियरी, वर्नर थियरी पे आ जाते हैं। हाँ, अब ये समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आए, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, इसको समझना होगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताता हूँ। एक मिनट। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अच्छे से लिख लिया ना? यस सर। सर आप लास्ट में फाइनल अच्छे से नोट्स देने वाले हो? फाइनल अच्छे से नोट्स मतलब कैसे फाइनल नोट्स? मतलब सर अभी हम लोग लिख रहे हैं वो रफ है ना, मतलब थोड़ा सा उसको ही बाकी आपको जो कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट करो ना, आपको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं मतलब मैं क्या दूं उसमें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसमें क्या लिख के दूंगा आपको अलग से? तो मतलब अभी टेस्ट के पहले रिवाइज करना होगा, तो हम बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते ना, तो जैसे एनसीईआरटी पहले। आप, मैं जो बोलते जा रहा हूँ इसीलिए तो बीच बीच में रुक रहा हूँ ना। मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसका नोट्स नहीं बना रहे क्या आप? हाँ सर वो बना है, पर उसमें से क्वेश्चन आएंगे वैसा। हाँ, अरे जो केमिस्ट्री रहता है कंसेप्चुअल रहता है, केमिस्ट्री का क्या टेंशन लेते हो? केमिस्ट्री अगर कंसेप्ट आपको आते हैं ना, तो आप आपने जो लिखा है आप खुद से लिखोगे ना तो वो और बेटर रहेगा। अगर आपने खुद से लिखा है, खुद
तो और फायदा रहेगा, आपको और ही अच्छा याद रहेगा। क्या जो मैंने जो बताया उसे नहीं लिख सकते क्या आप लोग? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लिखना है ना, मोनोडेंटेड लिगैंड कौन सा पूरा, वैसे तो ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा, इससे बना के लिख लेना। इतना टाइम नहीं है देने के लिए, मैं दे सकता हूँ बट आप लोग के पास इतना टाइम है क्या, वो बताओ मुझे। एक चैप्टर लेके बैठ नहीं सकते, या तो फिर लास्ट में दूंगा चलेगा? हाँ हाँ, चैप्टर के बाद ही मांग रही हूँ। चैप्टर के बाद नहीं, मैं बहुत सारे चैप्टर करने बाकी है, आप लोग बहुत पीछे हो। हाँ ठीक है सर। ठीक है चलो देखते हैं बाद में। अभी आ जाओ इस पे, इसके अंदर सर वर्नर। हाँ बोलो अभी क्या। सर आपने लास्ट में वो न्यूट्रल स्पीसीज का क्या बोला था, एक बार वापस रिपीट करो ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान दो। देखो अब वापस पीछे जाना पड़ेगा पूरा, 1 मिनट रुको। कार्बन मोनोऑक्साइड वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं बेसिकली, आपको पता है ये जो मैंने अभी जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बताया, ये किसके बेसिस पर बताए थे सारे? ये बताया मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या हाँ चार्ज है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज नहीं देखना। बहुत सारे लोग है ना गलती कर देते हैं यहाँ पर, सेंट्रल मेटल आयन पे हमेशा पॉजिटिव ही चार्ज होने वाला है। अरे मेटल पे हमेशा पॉजिटिव ही चार्ज होता है, बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज नहीं देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज है वो देखना है। सेंट्रल मेटल आयन पे बाई डिफॉल्ट क्या चार्ज है मैंने वाला है? प्लस। पॉजिटिव। मेटल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे देखो बस, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एनायन। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आया पॉजिटिव तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कटायन। अगर दोनों दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया आपको, दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया तो वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है। और सुनो ना, ये एसी चालू करवाना है। हाँ, और अगर कुछ भी चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कुछ चार्ज है ही नहीं, तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एकदम फेमस क्या है, जिनके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिनके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगैंड होता है, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे FeCO5, NiCO4, ये सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। देखो इन पे कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर जीरो है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है। तो जब चार्ज नहीं होता है ना तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। इतना समझा? यस। yes sir, ठीक है। अब वर्नर थियरी देखो, वर्नर थियरी के अंदर आपको समझना है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, COCl3। प्लीज यहाँ से भी ध्यान देना चालू करो, नया कंसेप्ट है। COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड को उन्होंने कंबाइन किया था अमोनिया के साथ। कोबाल्ट क्लोराइड को उन्होंने अमोनिया के साथ कंबाइन किया। ठीक है, एक कंपाउंड बना, एक कंपाउंड बना COCl3.NH3। ठीक है, NH3। यहाँ पे कितने अमोनिया लिए वो मैं अभी आपको रिवील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको N समझ के चलो। तो कंपाउंड बना COCl3.NH3। ठीक है, ये जो भी कंपाउंड बना, इस कंपाउंड के अंदर उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। प्लीज ध्यान से सुनना, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। और ये कंपाउंड बनने के बाद जो भी कंपाउंड बना होगा, तो हो सकता है किसी के अंदर 4 अमोनिया हो, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर जो भी है। उसके बाद उन्होंने इसमें क्या ऐड किया, AgCl। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर AgNO3, सॉरी, इसके अंदर उन्होंने ऐड किया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। अब सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद ही हमें एक्चुअली पता चलेगा कि किसके अंदर कितने अमोनिया है। इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पर, पहले देखो क्या है। अगर समझो, पहले मैं आपको कंपाउंड बना के दिखाता हूँ। 4 पॉसिबिलिटी है, मैं चारों पॉसिबिलिटी पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। CONH3 6Cl3। ठीक है, ये पहला कंपाउंड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ये बाय डिफॉल्ट है, ध्यान रखना है। कब, जब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज होता है +3। कैसे +3 आया उसे बाद में देखेंगे, अभी के लिए याद रखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, कितना होना ही चाहिए, 6। ठीक है, तो ये पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड कैसा दिखेगा, CONH3 5ClCl2। मतलब इन शॉर्ट देखो क्या हुआ है, इन शॉर्ट आप ध्यान से देखोगे तो एक क्लोरीन अंदर आ चुका है, जस्ट टू सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अमोनिया 5 ही है। अमोनिया 5 है तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना था तो इसीलिए एक क्लोरीन किधर आ गया, अंदर आ गया, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तीसरा कंपाउंड देखो, पहले सब देखो आप फिर समझेगा। तीसरा उन्होंने बनाया NH3 4Cl2Cl। देखो इस बार क्या हुआ, इस बार अमोनिया 4 ही थे, अमोनिया 4 ही थे, इसीलिए मुझे पहले से ही पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन अंदर आ गए, तो एक ही क्लोरीन बाहर रहा, एक ही क्लोरीन बाहर रहा। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है,
समझो मेरे पास अमोनिया 3 ही है, अमोनिया 3 ही है, तो क्या होगा, ऐसा दिखेगा कंपाउंड ऐसा दिखेगा। इस बार अमोनिया 3 ही थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 रखने के लिए तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर आ गए, तीनों के तीनों। तो इस तरह से ये 4 कंपाउंड है और इन्हीं 4 कंपाउंड को वो लोग पूछते एग्जाम में, इन्हीं 4 कंपाउंड को पूछते हैं। किस तरह से पूछते हैं अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आप आंसर फटाफट दे दोगे। अब देखो पहले इसको ब्रेक करते हैं, और इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ब्रेक करने तो आता ही होगा, CONH3 6, बताओ इस पे कितना चार्ज लिखूं? +3। 3 हाँ इतना तो सबको आता ही है, +3 + 3Cl माइनस, ये सही किया है मैंने, ठीक है। इसके बाद वाला ये देखो, इस पे कितना चार्ज आएगा? +2 Perfect, 2Cl माइनस। तीसरा उसमें देखो CONH3 +1 नहीं गलती, +1 +1 Cl2 +1 और एक क्लोराइड माइनस ही आएगा। उसके बाद वाला डिसोसिएट होगा क्या? 0 चार्ज होगा। 0 चौथा वाला डिसोसिएट होगा? नहीं नहीं होगा। नहीं सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। अब उनका ऑब्जर्वेशंस क्या है वो ध्यान देना है, मैं आपको पहले ही रिजल्ट बता रहा हूँ, पहले ही डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उनके थे, हम डायरेक्ट रिजल्ट के बेसिस पर आंसर निकाल, क्योंकि हमारा काम एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, हमारा काम आंसर निकालना है। तो यहाँ देखोगे ना, तो अगर मैं आपको पूछूं कि जो पहला वाला कंपाउंड है, पहला वाला कंपाउंड बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? ये है ना यहाँ पर सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यहीं पे करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल चार्ज पर। कितने पार्टिकल लग रहे हैं आपको? 4 ये एसी चालू नहीं किया क्या? 4 ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 4 पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 4 है ना, क्योंकि एक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 3 Cl माइनस, 4 पार्टिकल्स हैं। पर अगर आपको कोई पूछेंगे कि इसके अंदर बताओ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, प्लीज यहाँ ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कटायंस प्लस टोटल नंबर ऑफ अनायंस होता है। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कटायंस प्लस टोटल नंबर ऑफ अनायंस। अब स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर +3 -3 करके 0 बोल देते हैं, ऐसे तो सब में 0 आएगा, ऐसे तो सब में 0 आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ टोटल कटायंस प्लस टोटल अनायंस बताने, तो कटायंस टोटल कटायन देखोगे तो टोटल कटायन के ऊपर कितना चार्ज है वो देखना है। तो एक कटायन है बट एक कटायन पे चार्ज कितना है? +3 हाँ, और एनायंस उस पे कितना है? -3। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ टोटल चार्ज जो है कितना है? 6 है। टोटल चार्ज कितना है? 6। 3 कटायंस है 3 अनायंस है, मतलब कटायन एक है बट उस पर 3 चार्ज है, 1 3 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर आप दूसरा वाला केस देखोगे तो दूसरे वाले के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 3 है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 3 पार्टिकल है, चार्ज कितना है? 4 हाँ, तो 3 पार्टिकल्स और अगर आप देखोगे उनके अंदर चार्ज है 4, टोटल चार्ज है 4, ठीक है। सिमिलरली आप उसके बाद वाला केस देखो, उसके अंदर कितना पार्टिकल दिखेगा आपको? 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स है 2, चार्ज भी कितना है? लास्ट वाले में देखोगे तो पार्टिकल कितना है? एक ही पार्टिकल है, पूरा ओवरऑल एक ही पार्टिकल है क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। और चार्ज कितना है? 0। चार्ज कितना है? 0। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके। अब ऑब्जर्वेशन, अब मैं आपको ना ये जो आपको मैंने समझाया इसके बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, आप बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा। हमेशा आपको मैं अभी जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उनके ऑप्शंस यही 4 रहने वाले हैं, आपके सामने हमेशा ऑप्शन ये 4 ही रहेंगे, ओके। ध्यान से सुनो, ओके। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा कि एक कंपाउंड था जिसमें जो COCl3.NNH3 है, वो रिवील नहीं करेंगे अमोनिया कितने हैं, ठीक है। क्लोरीन फिक्स है, 3 ही क्लोरीन है, बट अमोनिया नहीं फिक्स होते, अमोनिया उन्होंने रिवील नहीं किया। वो बोला कि इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो उनको 2 AgCl मॉलिक्यूल मिले, 2 AgCl मॉलिक्यूल मिले, ठीक है। और साथ में चलो उन्होंने खाली आपको 2 AgCl ही दिया और कुछ दिया नहीं, बताओ वो चारों ऑप्शन में से क्या कौन सा कंपाउंड था? इतना ही देंगे वो डेटा, ये COCl3 जिसमें एक क्लोरीन अंदर रहेगा वो वाला, है ना। तो देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, COCl3.NNH3 प्लस AgNO3 को रिएक्ट करवाया, जब AgNO3 को साथ रिएक्ट करवाया तो कितने AgCl मिले? 2 AgCl। तो भी लॉजिक लगाने का, 2 AgCl बनाने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन किस में बाहर थे? वही आंसर होगा, मतलब 2 फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में,
है ना। सेकंड वाले के अंदर ही तो 2 क्लोरीन बाहर है, क्योंकि मुझे पता है जो अंदर वाला क्लोरीन है वो तो रिएक्ट ही नहीं कर सकता, वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। भले ही 3 क्लोरीन थे बट मेरे को AgCl कितने मिले, 2 AgCl मिले। तो इस तरह से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आया, इतना क्लियर है। AgCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो आपको नंबर ऑफ AgCl देंगे। ये पहला तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का। नंबर ऑफ AgCl देखकर आप डिसाइड कर सकते हो। इन शॉर्ट, जितने AgCl होंगे ना उतने क्लोरीन बाहर होने चाहिए, उतने क्लोरीन बाहर होने चाहिए। लॉजिकल है। जो क्लोरीन अंदर को रिएक्ट कर सकता है क्या, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। दूसरा इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे COCl3.NH3 को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 मिले। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले, 6, ठीक है। इस बार उन्होंने डेटा में सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, बताओ कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट फर्स्ट वाला। फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल 6 बनाना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ चार्ज। अगर नंबर ऑफ चार्ज उन्होंने बोला 6 है तो लॉजिक सी बात है कि कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। फर्स्ट वाले के अंदर ही तो नंबर ऑफ चार्ज 6 थे। नंबर ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज जो भी है वो कितना था, 6 था, ठीक है। तो इस तरह से हमें आइडिया आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो तीसरा सेंस क्या पूछ सकते हैं आपको, मैं वापस बता रहा हूँ, समझो ये पूरा सेम है। तीसरी बार वो बोलेंगे कि तीसरी बार वो आपको देंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे आपको। समझो उन्होंने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही है, तो फोर्थ फोर्थ। समझ। तो इस पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये वर्नर थ्योरी पे बेस्ड है। आपको और एकदम कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप देखो इसके नीचे एक क्वेश्चन भी पूछा होगा, आई होप क्वेश्चन पूछा हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। होप क्वेश्चन पूछा हो, रुको एक मिनट। इसमें नहीं होगा तो लास्ट में एंड में होगा, बट क्वेश्चन जरूर है इसमें। हाँ ये क्वेश्चन दिया ना इन्होंने, खुद ही दिया है, देखो क्वेश्चन देखो। ऑन द बेसिस ऑफ, प्लीज सोल्यूशन मत देखना आप, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा है यार, गंदा वाला सफोकेशन हो रहा है, पूरा बंद करके रख दिया चालू। हाँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू द मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो मैं सॉल्यूशन छुपा देता हूँ। अब देखो उन्होंने क्या किया इसमें, एक क्वेश्चन देखो। पहला है PdCl2.4NH3, इधर उन्होंने खुद दिया है PdCl2 है, .4NH3 है। मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3। जब AgNO3 को रिएक्ट, देखो ये कंपाउंड जो आपको दिया है पहला वाला PdCl2.4NH3, ठीक है, इसको जब AgNO3 के साथ रिएक्ट किया गया, AgNO3 के साथ रिएक्ट किया गया तो कितने AgCl मिल रहे हैं, 2। तो बताओ क्या कंपाउंड बनाओगे आप, इसको कैसे ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ कर सकोगे अभी, तो क्या करना है आप सोचो, मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे AgCl कितने मिले, 2। दो। जब 2 मिले तो इसका क्या मतलब समझ में आता है, कितने क्लोरीन को बाहर रखना है, 2। दो को कंपाउंड कैसा दिखेगा बताओ, मैं बोलो, मैं ड्रॉ करता हूँ। क्लोरीन बाहर ही रहेगा पीडी PD NH3 4 NH3 times 4 टाइम्स और और फिर कोऑर्डिनेट फिर Cl2। Cl2। सही ड्रॉ किया मैंने, हाँ सर। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। इसी बेसिस पर वो आपको सेकेंडरी वैलेंसी भी पूछ सकते हैं, बताओ इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई। 4। सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन हाँ। नंबर कैसे करते थे, ये तो नीचे 4 है। करना होता है और फिर चेक करना होता है यूनिडेंटेड लिगैंड है कि बाइडेंटेड लिगैंड है। तो लिगैंड कैसा है, यूनिडेंटेड। यूनिडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। तो किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं। अब दूसरा वाला आप ट्राई करके मुझे बताओ, दूसरे वाले के अंदर देखो उन्होंने बोला है कि कितने वापस कितने AgCl बन रहे हैं, 2। तो कंपाउंड बनाओ, चलो कंपाउंड बना के दिखाओ। मैसेज करोगे आप लोग, मैसेज करो, मैसेज जूम पे मैं मैसेज देखता हूँ आपका आंसर, बोलना नहीं है इधर। इसका आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मुझे सबसे आंसर चाहिए। हाँ
आंसर मिला? अगर आंसर बहुत लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, बहुत कम लोग आंसर देते हैं, बट ठीक है, आंसर दिया तो है कुछ लोगों ने। और ये 107 है, इसके पहले मैंने देखा था 137 है, आधे लोग गायब है। कौन गायब है ये सब? उनका नुकसान होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई ऐसे लोगों का। अगर नहीं आ रहे तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता उनको क्या इश्यूज है, जो भी है। हाँ, इसका खाली मुझे इतना बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड में? 4 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 सर 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर? क्योंकि अभी जो आपने कंपाउंड आपने ड्रॉ कर लिया होगा, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो। कंपाउंड ऐसा दिखना चाहिए, NiH2O6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर बार Cl2। आई होप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अटेंड कर लोगे। वो इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अभी देखो उन्होंने अगर इसी में पूछा होता, बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो क्या आंसर दोगे? 3 ना, एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 3। अगर आपको चार्ज पूछा, नंबर ऑफ चार्ज, तो कितना दोगे? 4 है ना, नंबर ऑफ चार्ज 4 हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन पे 2Cl माइनस और उस पे +2। तो ऐसे अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। अब तीसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तीसरे में देखो क्या लिखा है, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। कितने मोल्स है इस बार? 0। चलो इसको ड्रॉ करो, मैसेज करो मुझे, चिल्लाना नहीं है यहाँ पर, इसको ड्रॉ करो। PtCl4.2HCl, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, सोचो, थोड़ा अलग है, दिमाग लगाओ। एक भी क्लोरीन को बाहर नहीं रखना है हमें, एक भी क्लोरीन को बाहर नहीं रखना है, क्योंकि 0 है। तो हमारे पास क्लोरीन कितने हैं वैसे? 4 4 है 4 6 है 4 ऐसे दिख रहे हैं। .2HCl भी तो है, .2HCl तो है, वो तो ऐसी फंसाने के लिए है। 2HCl दिए है। वो क्लोरीन को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलती से बाहर HCl रखा तो वो भी तो रिएक्ट कर सकता है। तो टोटल क्लोरीन कितने हैं हमारे पास? 6 हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ड्रॉ 2 करो, आप ड्रॉ करो, ट्राई करो। 2 मुझे पता है थोड़ा अलग है, बट ट्राई करो, आंसर आएगा। पहले ट्राई करो, फिर मैं तो बता नहीं वाला हूँ। लिखूं मैं? देखो, प्लेटिनियम, प्लेटिनम है, उसके बाद कितने 6 है? 3 है ना, और बाहर क्या आ जाएगा? H2 बाहर आ जाएगा। 2H जो है ना वो ऐसे बाहर रहेंगे। देखो, अगर हाइड्रोजन बाहर भी रहे तो क्या वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl बना सकते क्या? नहीं बाहर है ना, हाइड्रोजन बाहर रहेंगे तो वो थोड़ी AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl बना सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ अगर मैं ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा तो इसमें एक भी AgCl बनेगा क्या? इसमें एक भी AgCl बनेगा? एक भी क्लोरीन बाहर है क्या? समझा? तो ये थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मुझे पता है थोड़ा अलग है, प्लीज ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको हमेशा ध्यान देखना है टोटल कितना है, एक भी क्लोरीन को बाहर नहीं रखना था, तो यही फॉर्मूला बन सकता है, H2PtCl6। समझा? यस सर। ठीक है, यस सर। बस बोल रहा हूँ, इसके अंदर 6 क्लोरीन थे, 6 के 6 अंदर रखने थे, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन को मैंने बाहर रख दिया, तो इस तरह से ये कंपाउंड दिखेगा, H2PtCl6। H2PtCl6, बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 3 परफेक्ट, 3। चार्ज कितने होंगे? 6 6 4 4 है ना?
चार्ज कितना होगा 4, है ना? क्यों? क्योंकि PtCl6 पर कितना चार्ज आने वाला है? 2 +2 -2, है ना? और 2 H+ हो जाएंगे ना, हो गए ना टोटल 4, Yes, sir. है ना? और पार्टिकल कितने हैं? ये एक पार्टिकल और ये 2 पार्टिकल, तो हो गए ना 3 पार्टिकल्स। तो पार्टिकल 3 है और नंबर ऑफ चार्ज 4 है। समझा? यस सर। चलो अगला ट्राई, अगला अगला एकदम इजी, अगला तो फट से कर लोगे, करो उसको। अगला तो मैंने जो सिखाया उसमें से एक है वो। मुझे ना अगले क्वेश्चन के अंदर सब कुछ चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब बताओ। लाइन बाय लाइन बताना, पहले आप बना लो, फिर मैं जो पूछता हूँ उस हिसाब से जूम पे आंसर करते रहना, मैं जो बोल रहा हूँ। पहले कंपाउंड ड्रॉ कर लो। हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो एकदम सिंपल है वो भी। आप बता सकते हो उसका आंसर। उसका आंसर, इसमें कितने क्लोरीन बाहर रखने हैं हमें? एक एक क्लोरीन बाहर रखोगे तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? CONH3। अमोनिया कितने थे हमारे पास? 4 4, Cl2Cl, यही होगा? बराबर है? हाँ यस सर आई थिंक सब कुछ क्लियर है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज, सेकेंडरी वैलेंसी सब क्लियर है, तो टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ यस गया? सर लास्ट कंपाउंड, चलो ये भी ट्राई कर लो। लास्ट PtCl2.NH3, इसके अंदर 0 है, क्या करोगे? कैसे ड्रॉ करोगे इसको? ड्रॉ करो फटाफट। सारे Cl को अंदर ही रखेंगे। हाँ, बनाओ, बनाओ। इसका कंपाउंड मुझे जूम पे चाहिए, मैसेज करके चाहिए। ठीक है, इसका मैसेज करके बताओ, क्योंकि वर्नर थियरी पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कभी भी लिगैंड HCl नहीं होता है, हाँ ध्यान रखना। HCl करके कोई लिगैंड पढ़ा आपने तो ऐसे कभी अंदर पूरा HCl नहीं बनाने का, पूरा अंदर HCl नहीं लिखने का। जब भी HCl दिखेगा ना, हाइड्रोजन का अलग कर दो, क्लोरीन का अलग कर दो। आ गया ये कंपाउंड, एकदम सिंपल है। PtNH3 ट्वाइस Cl2, बराबर है? ऐसे ही बनाया क्या? PtNH3 ट्वाइस Cl2, हाँ सर। क्योंकि हमारे पास है भी क्या, 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, सबको अंदर रखो ना। 0 है ना, सबको अंदर रखो। सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो जाएगी, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 हो जाएगा, चार्ज 0, चार्ज 0। समझ में आ गया? तो आई थिंक ये एक्सरसाइज हमारा डन है। देख लो, इसका पूरा आंसर के साथ आप देख लेना, चाहिए तो इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। मास्टर्स दी एनसीईआरटी ट्राई कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप एनसीईआरटी या फिंगर टिप्स भी कर सकते हो, पूरा का पूरा लाइन टू लाइन होगा, अगर आपने अच्छे से मेरा ध्यान दिया है तो। जो मैं पढ़ा है ध्यान दोगे ना, लाइन टू लाइन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका, लाइन टू लाइन सब कुछ सॉल्व, एक भी नहीं बचेगा। बस अच्छे से ध्यान देना है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। तो वर्नर थियरी पे यही था, वर्नर के अंदर यही सब आपको समझ में आना चाहिए। अभी उसके अंदर कुछ चीजें लिखी है वो भी समझ ही लेते हैं। अब क्या लिखा है वो भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो उसके अंदर क्या लिखा, जो कुछ लोग बोल रहे थे ना, उसकी थियोरिटिकल पार्ट भी है। देखो क्या लिखा है उसके अंदर, नोट। अच्छा हाँ, पहले ये वाले उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले वाले के अंदर दिया है COCl3.6NH3, ठीक है? उसके अंदर 3 मोल्स ऑफ NaCl, 3 मोल ऑफ NaCl
3 मोल ऑफ AgCl बने तो उसका कंपाउंड कैसा दिखेगा आपको बनाने आएगा। ये दूसरे के अंदर 2 मोल है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है, तो आपको ड्रॉ करने आएगा। चाहिए तो इसका कलर लर्न कर सकते हो, बट आई थिंक कभी पूछा नहीं है, इसका कलर पे क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस है। किसी को डर लगता है कि नहीं आ गया तो पढ़ सकते हो, किसी को पढ़ के जाना है आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये टेबल में देखो, ये टेबल के अंदर उन्होंने आई थिंक उसी का सोल्यूशन दिया है जो ऊपर वाले है। जैसे पहले वाला है तो पहले वाले के अंदर आप देखो आपने क्या पहले वाला कैसे बनेगा आपको पता है, ये 3 मोल ऑफ AgCl है तो वैसे ही दिखेगा, है ना। दूसरे वाले के अंदर ऐसा दिखेगा, तीसरा वाला ऐसा, और चौथा वाला भी वैसा ही दिखेगा, क्योंकि दोनों के अंदर उन्होंने 1 मोल AgCl दिया है, सिर्फ कलर चेंज रखा है उन्होंने, ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। जो ऊपर उनका सोल्यूशन बॉक्स में दिया है वो कंडक्टिविटी भी पूछ सकते हैं। हाँ, कंडक्टिविटी भी पूछ सकते हैं आपको। वो 4 कंपाउंड देंगे, चारों कंपाउंड की अगर आपको कंडक्टिविटी पूछे तो बताओ सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी हुई? पहले वाले की, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है। दूसरे वाले के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 3 है। उसके बाद वाले के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2 है। उस हिसाब से आप कंडक्टिविटी भी अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा तो कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इतना समझ में आया तो कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो उनके कुछ ये पोस्टुलेट्स है ना, ये रीड करने चाहिए बिकॉज आ सकते हैं थियोरेटिकल में। देखो क्या लिखा है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोस 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। लिंकेजेस मतलब वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहला पॉइंट तो क्लियर। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज वो लोग बोल रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो ज्यादातर कैसी होती है? आयोनाइजेबल, है ना, काउंटर आयंस जो होते हैं, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है और सेटिस्फाइड कौन करते हैं उनको? नेगेटिव आयंस उनको सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा लिखा उन्होंने, ये ध्यान रखना है एज इट इज। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। आपको पता है सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा लिगैंड्स की मदद से देखा जाता है। लिगैंड्स खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, लिगैंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो ऑब्वियसली नॉन आयोनाइजेबल है ना। दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। मैंने आपको बोला था कभी कभार पॉजिटिव हो सकते हैं, कभी कभार पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके 2 एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, हाइड्रोजीनियम एंड नाइट्रोसील। हाइड्रोजीनियम एनसीईआरटी ने हालांकि वो डिस्कस भी नहीं किया, एनसीईआरटी ने बोला न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस ही होंगे, न्यूट्रल और नेगेटिव ही होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। समझ में आया? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो फिक्स्ड होता है, हमेशा एक मेटल के लिए फिक्स होता है। मैं आपको कुछ मेटल बाद में लास्ट में बताऊंगा कि इन मेटल की इतनी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था बार बार कि CO+3 है, अगर CO कितना है? +3, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, कितना रहेगा? 6 ही रहने वाला है, 6 ही रहेगा। समझ में आया? तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट विथ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अगर CO पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है कि +2 चार्ज है। एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी उनका कहना था। उसके बाद उन्होंने बोला द आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? लिगैंड्स की। वो बोल रहे हैं लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में एक अरेंजमेंट बनाएंगे जिसकी वजह से क्या डिसाइड होने वाला है? ज्योमेट्री, जिसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। मैंने आपको बोला भी था ज्योमेट्री हमेशा कौन डिसाइड करता है? ज्योमेट्री हमेशा डिसाइड करता है सेकेंडरी वैलेंसी। वही उन्होंने लिखा है आयंस ग्रुप बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस। सेकेंडरी लिंकेजेस मतलब, है ना, सेकेंडरी लिंकेजेस मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। टू द मेटल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स, है ना। मैंने बोला था ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या रहेगा? sp3 dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3 d2 d2 sp3। समझ में आया? इस हिसाब से ज्योमेट्री रहता है। वही बस इन्होंने इन शॉर्ट इस 4th पॉइंट का मतलब इतना ही है, घुमा फिरा के एनसीईआरटी बोल रही है कि ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी एंड नॉट बाय द प्राइमरी वैलेंसी। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, ये उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। मैं वही बता रहा था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा का मतलब बेसिकली ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल आयन है, उसके आजू बाजू लिगैंड्स अरेंज होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर डिजाइन में अरेंज होंगे, है ना। वही तो बोलते हैं, उसी को तो हम ज्योमेट्री बोलते हैं। बस ज्योमेट्री को थोड़ा हाई फाई नाम दिया है, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा,
कोई आपको पूछे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड लिगेंड का अरेंजमेंट, सेंट्रल मेटल आयन का सेंट्रल मेटल के आजू बाजू लिगेंड का अरेंजमेंट, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, अ स्पेसिफिक द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज और कॉम्प्लेक्सेस एंड द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयंस। बताइए आपको, बताइए। ठीक है, तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको CONH3, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सब क्या है? These all are coordination entities। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है। अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर चीजों को ऐड कर दोगे तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी समझ में आया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है, जिसके अंदर कौन है? सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड होते हैं, जिनके अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड्स होते हैं। तो अगर आप सेंट्रल मेटल आयन लिगैंड लिख रहे हो, उसके ऊपर चार्ज दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। ठीक है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अगर देखो ये जो पहला मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। मैंने क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ज्योमेट्री क्या होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। देखो नीचे लिखा भी है ऑक्टाहेड्रल एंटाइटीज, उन्होंने नीचे लिखा भी है। देखो आप बाकी कंपाउंड भी देख लो, उसके बाद उन्होंने जो दूसरा कंपाउंड दिया वो दिया है COClNH3 5, बराबर है? यही दिया है। Yes, sir. बताओ उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6. 6। यही गलती करते हैं, वो भी 6 है, बस उसमें अमोनिया 5 है और एक क्लोरीन भी तो है। अरे क्लोरीन को कौन कंसीडर करेगा? उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? सेंट्रल मेटल आयन को छोड़कर बाकी सब लिगैंड होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को छोड़कर बाकी सब लिगैंड होते हैं, बस वो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, होमोलेप्टिक नहीं है। तो क्या खाली अमोनिया को ही कंसीडर करोगे? क्लोरीन को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो 5 अमोनिया है और एक क्लोरीन है, देयरफॉर उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। फर्क कितना ही है। फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? ये पहला वाला, ये दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है? एक होमोलेप्टिक, बस इतना ही फर्क है। प्लीज अच्छे से देखने का, तो वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। चलो उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाले में देखो क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो भी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे के सारे 6 है, इसलिए नीचे क्या लिखा है? आर ऑक्टाहेड्रल एंटाइटीज, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाला अगर आप देखोगे तो उसके बाद वाला देखो क्या दिया है? NiCO4, याद है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? yes न्यूट्रल सर। तो मैं जो जो बताते जाऊंगा सिर्फ सुनते जाओ और नेटवर्क जोन में रहो, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। पता है कब क्रिस्टल क्लियर और कब मजा आएगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन अच्छे से होंगे, करना है बस आपका काम होता है। ठीक है, तब मजा आएगा इस चैप्टर को और करने में। तो पहला वाला दिया है उन्होंने NiCO4, दूसरा उन्होंने दिया है PtCl4। ठीक है, एक पे -2 चार्ज है, एक पे 0 चार्ज है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो पहला वाला है ना NiCO4 वो टेट्राहेड्रल है, और जो दूसरा वाला है ना वो क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। मैंने क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर। वो डिपेंड करता है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है या dsp2। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखकर? हम कैसे बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया एग्जाम में? हमें कैसे पता चलेगा टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर? ये आगे समझ में आएगा जब आप VBT पढ़ोगे। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि NiCO4 क्या है? टेट्राहेड्रल। मतलब लर्न मत करो, आगे क्लियर हो जाएगा कैसे टेट्राहेड्रल आया, कैसे PtCl4 स्क्वायर प्लेनर आया, सब क्रिस्टल क्लियर है। आपको रट्टा करने की जरूरत ही नहीं इस चैप्टर में, एक लाइन भी रट्टा करने की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो तो, नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर सकता भाई मैं। इससे ज्यादा आपके लिए और मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना कर सकता था मैंने, ये भी मैंने बोल बोल के करवाया है भाई। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ध्यान दो, आपका काम है ये। नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो बताओ मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है वो बताओ। NiCO4 और PtCl4 के अंदर डिफरेंस क्या है? एक तो हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है, जो टेट्राहेड्रल होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जो स्क्वायर प्लेनर उसका हाइब्रिडाइजेशन
सर सर पहला चार्जेस वाला का न्यूट्रल है हाँ, पहला और वाला सेकंड न्यूट्रल, दूसरा वाला एनायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। समझ में आता है इतना? यस सर। चलो ये भी डन है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इतना हो गया हमारा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चालू करते थे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चालू करते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको प्रॉपर आइडिया रहना चाहिए किस पे कितना चार्ज है। मैंने सिखाया भी है, ईएन पे कितना है, ऑक्सलेटो पे कितना है, डीएमजी पे कितना है, ग्लाइसिनेटो पे कितना है, अमोनिया पे कितना है, साइनाइड पे कितना है, वाटर, अमोन, सबका चार्ज अच्छे से पता होना चाहिए, तो ही निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे, वरना रॉन्ग कर दोगे। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो आपने रेडॉक्स पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। एकदम सिंपल है। चलो यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब ऊपर नीचे हो गया ना, एक काम करते नए पेज ले लेते भाई, ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज, हेडिंग डालो आप। ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी वैलेंस। चलो ठीक, एकदम फर्स्ट, एकदम फेमस कंपाउंड से ही चालू करते हैं भाई, हमेशा हर टीचर इसी से चालू करते हैं, K4FeCN6, यही रटा हुआ एक ही टाइप का बार बार। अब कैसे चेक करते हैं इसकी वैलेंसीज? तो अभी हमेशा प्राइमरी वैलेंसी किसका फीचर है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल आयन। वर्नर ने चिल्ला चिल्ला के तो बोला है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वो किसकी है? सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन कौन है इसमें, इस कंपाउंड में? Fe। एफई। हाँ, तो आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एकदम सिंपल है, जिसका निकालना होता है उसको X ले लेते, बराबर है? यस सर। कितना चार्ज होता है सबको पता ही है, +1 होता है पोटेशियम पर। कितने पोटेशियम है? 4 +4 है ना, 4 + X। ठीक है, साइनाइड पे कितना होता है? -1 -1 पता है -1 होता है, तो 6 तो कितना हुआ? -6 -6। ओवरऑल। अब इस ओवरऑल, इस पूरे कंपाउंड में कोई भी चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं नहीं सर। 0, इतना तो आता ही होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली सर आने वाला +2, Fe पे प्लस। +2 समझा? +2 यस सर। एकदम सिंपल, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और आगे ये सब काम का है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा ना तो आगे कुछ नहीं आने वाला है। सब लाइन बाय लाइन है इस चैप्टर में, स्टेप बाय स्टेप है। नहीं समझ में आया तुरंत ही बोल देना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आया ना, आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। चलो दूसरा कंपाउंड ट्राई करते हैं। CO, मैं एक कंपाउंड देता हूँ, मुझे चैट बॉक्स में बताना आंसर। CONH3 4Cl2Cl। चलो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चिल्लाना नहीं, जूम मैसेज करो मुझे, आता है क्या देखते हैं। सर क्वेश्चन बता दो। सर आपका स्क्रीन तो रखो एक बार। स्क्रीन पे सर क्वेश्चन नहीं लिखा था एक बार। अच्छा, एक मिनट वापस स्क्रीन पे। ये जो मैं जहां पर जाऊंगा वहां वो दिखाता है क्या? अरे हाँ सर। बाप रे, अच्छा, ऐसा रहता है। ओके ठीक है, ये देखो, तो मैं मैसेज वाले सेक्शन में जाऊंगा तो आपको भी मैसेज वाला सेक्शन दिखेगा। अरे यस सर। ओके, मैं मैसेज में रेडी था, मेरे को लगा आंसर तो। चलो ये रहा क्वेश्चन आपके साथ। सर आंसर मैसेज बॉक्स पे ही डालना है। हाँ, आंसर मैसेज बॉक्स में डालना है। मैं 2-3 कंपाउंड और देता हूँ, वो भी ट्राई करो यार। FeNH3 6Cl2, कौन सा कंपाउंड करोगे? NiCO4, ये करो। उसके बाद
क्या करना है, Ne2FeNH3 वाटर Cl2Br2। तो कितना बड़ा कंपाउंड है, ये फोर्थ है, ये थर्ड, सेकेंड, ये फर्स्ट। मैं जैसे जैसे नंबर पूछूंगा उस हिसाब से आंसर देना। सर भेज दिया। कोऑर्डिनेशन, इसमें जितना ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करोगे उतना बेटर है, और आपको अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। चल फर्स्ट का आंसर आ गया होगा, फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे, स्क्रीन Yes, मैसेज sir. करो मुझे सर, एक मिनट, मैसेज सेक्शन, फर्स्ट का आंसर, हाँ फर्स्ट का आंसर सबका क्या आएगा, एक मिनट मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, आप आंसर देख लो आपने, आपका राइट है या रॉन्ग है। ओके देखो क्या करोगे, इसको x लोगे, है ना, अमोनिया 0 होता है, आपको पता है अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। क्लोरीन पे कितना होने वाला है, -2, बाहर भी क्लोरीन है, -1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू +3 आएगा। आया क्या +3? यस सर। यस सर। सिंपल है, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट चलो अगला, FeX, अमोनिया 0, कोई चार्ज नहीं होता है, क्लोरीन पे -2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू +2, x इज इक्वल +2, खत्म, ये भी हो गया। तीसरे का क्या आंसर है, 0। 0। 0 तीसरे का मुझे हाँ तीसरे का आप सबको आंसर आ गया होगा 0, क्योंकि ये x है पर कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 प्लस ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इसलिए इसका 0 ही चार्ज आता है, x इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ लोग गलत कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 आएगा। उसके बाद वाले का आया, यस लास्ट वाला, सर। +2। +2। चेक कर रहे हो, हो गया। हाँ सर। बताओ इसका हो गया, चलो इसे अब देखते हैं। यस सर। +2, इसका फाइंड करना है x, अमोनिया 0, वाटर 0, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1 इक्वल टू 0, बराबर है। स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, कितना हुआ, +1, क्लोरीन का माइनस क्लोरीन का -2, ब्रोमीन का -2। क्लोरीन का -2 दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन है, तो -2 -2 -4 है ना, तो ये -2 से ये कट हो गया, तो बचा कितना, तो यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या आएगा, +2 ही आएगा। आ गया +2 सबका, यस सर। यस एकदम सर। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप है, एकदम सिंपल है, ठीक है, तो कुछ है नहीं, बस आपको खाली अच्छे से निकालना आना चाहिए। चलो और ट्राई करते हैं, इतना जल्दी इसको कंक्लूड नहीं करते, क्योंकि देखते आगे आना चाहिए और भी। COEN ट्वाइस Cl2Br2, ये वाला करके, तो Br2 नहीं लेते, सिर्फ Br है, ठीक है, सिर्फ Br, ये वाला ट्राई करो। उसके बाद आपको ट्राई करना है, नहीं ये बता भी नहीं कर सकते, बाद में कर पाओगे, थोड़ी देर में भी हो जाएगा। ये होने के बाद अगला आप ट्राई करोगे सी, यार इसे तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आपको भी आएगा नहीं, ठीक है इतना करो, मैं कॉम्प्लेक्स वाला सिखाता हूँ।
चाहिए तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स रहे होंगे, उधर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना है, मेरे पास अभी एग्जांपल्स नहीं मिल रहे मुझे, मेरे को एनसीईआरटी से निकालता हूँ पहले। ये नोट कर लिया ना आपने? हाँ सर। ठीक है, मैं एनसीईआरटी पे जाता हूँ। एनसीईआरटी में भी कोई हाँ एग्जांपल्स, एनसीईआरटी में भी एग्जांपल्स होंगे, उसके भी निकाल सकते हैं हम। ये देखो दुनिया भर के एग्जांपल, ये सब निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्होंने भले फॉर्मूला पूछा है इन्होंने, बट आप निकाल सकते हो, इतने सारे कंपाउंड्स दिए, CuNH3 4H2Cl Cl2 K2, ये सब प्रैक्टिस करते रहने का, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है। इतने सारे कंपाउंड भर भर के दिए इन्होंने, आप जो प्रैक्टिस, उसका आंसर आया? यस सर। हाँ यस सर। सर। पहले उसका कर लेते हैं, उसका कर लेते हैं। तो उसका करने के लिए कहाँ गया यार वो? हाँ, तो देखो इधर क्या है, ये है x, En पे कोई चार्ज था क्या? नहीं, Zero. इसीलिए मैं बोलते सब याद रखना, नहीं। कोई चार्ज नहीं है। ये -2 आ जाएगा, ब्रोमीन -1 है, ये गया, आंसर आ जाएगा +3। 3 खत्म, है ना? चलो +3 हो गया। अब मेरे को प्रैक्टिस करवाना है इसलिए मैं इतना करवा रहा हूँ, वरना तो ये तो हटा सकते थे हम, आप घर पे भी कर सकते हो, बट En के ऊपर 2 था ना? नहीं, En पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल था ना, मैंने बोला तो था। इथेन डायमाइन पे कोई चार्ज कहाँ था? प्लीज वापस देख लो जाके, ठीक है? अब इसमें से कुछ कुछ आप मुझे करके दिखाओ, जैसे कुछ जहां पर आप गलतियां कर सकते हो वो मुझे चाहिए करके। जैसे ये बी, ये वाला करो, ये वाला करो, जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो करना है आपको। ये करो, ये करो, ये वाला करना है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो करो, बाकी इजी आप निकाल लोगे। सर OH4 का क्या होता है? चार। OH थोड़ी है, माइनस होता है, अरे हाइड्रोक्साइड है वो, हाइड्रोक्साइड नहीं पता क्या? OH का कितना चार्ज रहता है? -1। हाँ बस करो फिर, हाइड्रोक्साइड है वो। सर मर्क्यूरी पे कितना चार्ज रहेगा? हाँ, यहाँ एक मुसीबत आ सकती है कि मर्क्यूरी पे कितना चार्ज ले, है ना? यहाँ एक प्रॉब्लम आ हाँ। सकती है, मर्क्यूरी पे कितना चार्ज ले। तो अभी के लिए यहाँ पर मर्क्यूरी पे +1 लो, बताता हूँ कैसे आया बाद में। अभी के लिए +1 लो, मर्क्यूरी पे +1 लेना पड़ेगा। कैसे आएगा आपको, उसके लिए एक्चुअली पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है ना, वो सब मैं बताता हूँ। हो गया। तो देखो पहला वाला जो है हो गया कि सर। जिंक पे कितना है वो बताते जाओ। चलो आंसर लिखते हैं, जिंक पे कितना है? +2। +2। इस पे +2 ये हो गया, फिर x, फिर -4 = 0, तो x = +2। सही आ रहा है सबका? क्योंकि यहाँ निकालना जरूरी है, अगर आपको ये नहीं आया ना तो आगे थियरी नहीं आएगी, मेन प्रॉब्लम ये है ना। चलो ये अगला वाला K3, आपको भी यहाँ पता चल गया होगा ये C2O4 क्या है, याद है ना? मैंने बोला था C2O4 -2 होगा। -2 इसको बोलो, ऑक्सैलिक एसिड। हाँ इसको बोलो, कभी कभी OX भी लिखते हैं, कभी कभी C2O4 भी लिखते हैं, ठीक है? इसका निकालने जाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, +3 प्लस और C2O4 -2, तो 3 है तो -6 = 0, आंसर आ जाएगा, -6 आंसर आ जाएगा +3। तो एल्यूमिनियम पे तो कोई भी बता सकता है एल्यूमिनियम पे +3 होता है, बट फिर भी सॉल्व करके निकालना होता है +3, ठीक है? चलो CONH3 5CO3, ये देखो क्या है, कार्बोनेट है। CO3 कार्बोनेट है, कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है? -1। -1। -1। कार्बोनेट पे -1 किसने देखा? -2। CO3 कार्बोनेट पता होगा ना आप लोगों को, केमिकल हाँ बॉन्डिंग सर पढ़ा, माइनस। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो ऐसा दिखता है ना, C ऐसा दिखता है ना, हाँ रेजोनेंस। -2 हाँ होता है। सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, तो -2 है, तो ये क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें आ जाएगा x, फिर अमोनिया वापस 0, कार्बोनेट पे -2, क्लोरीन पे -1 = 0, कितना आ जाएगा x = +3। +3। तो ये वाला हमारा हो गया कोबाल्ट पे +3,
ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग ही यार ये। चलो ये ऊपर वाला तो आ गया होगा, फिर अभी वापस मैं C2O4 इसीलिए दिया था सो दैट आपको C2O4 का आना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया होगा K3CrCO। इसका क्या आंसर निकला वो बताओ फाइनल खाली। सॉल्व +3 +3 सबका आ गया, हो गया ये भी। ठीक है, मर्क्यूरी वाला कम, मर्क्यूरी अगर आप देखोगे तो मर्क्यूरी के अंदर आपको +1 लेना है अभी के लिए, मैं बताता हूँ कैसे आया बाद में देखेंगे। अभी के लिए मर्क्यूरी को +1 लो, +1 कोबाल्ट X SCN पे कितना चार्ज होता है? -1 -1 तो -1 आ जाएगा, -1 इज -O इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कितना आ जाएगा +3। ठीक है, तो आई सर होप ये HCN पे -1 +3 HCN पे -1 होता है। यस, HCN पे -1 होता है, इतना ध्यान रखना है, HCN पे भी -1 ही होता है। ठीक है, और सर NCS रहेगा तो क्या रहेगा? उस पर भी -1 ही होता है, NCS पे भी -1, वो तो खाली चेंज हुआ है इधर उधर, -1 ही रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे भी आ जाते हैं, एक टॉपिक और ले लेते हैं हम। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है EAN। अब EAN के लिए आपको डी ब्लॉक का कुछ आइडिया होना चाहिए, डी ब्लॉक का कुछ आइडिया होना चाहिए। डी ब्लॉक के अंदर आप सबके पास एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ उतना करना है आपको। मोबाइल में PDF ओपन करो, डी ब्लॉक का PDF ओपन करो। अगर डी ब्लॉक PDF ओपन नहीं कर सकते हो, चैप्टर का डी ब्लॉक? हाँ चैप्टर डी ब्लॉक, अगर पूरा PDF नहीं ओपन करोगे तो भी चलेगा, खाली गूगल भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, गूगल भी कर सकते हैं, बट PDF या जिसके पास टेक्स्ट बुक है बेटर है, वहां से करो तो ज्यादा अच्छा है, वो मार्क रहेगा तो अच्छा रहेगा। करने के लिए आप गूगल भी कर सकते हो, बट वो गूगल आपके पास रहेगा नहीं ना, भूल जाओगे किसका सर्च किया था ना, तो बेटर है सर आप कौन सा टॉपिक? DNF ब्लॉक ओपन करो, मैं बताता हूँ कौन सा टॉपिक। एक मिनट रुको, मेरे को करने दो ओपन। 12th केमिस्ट्री के अंदर, एक मिनट, DNF ब्लॉक। ठीक है, अब उसमें क्या ओपन करना है आपको, उसके अंदर देखो एक टेबल रहेगा जिसके अंदर सबके ना एटॉमिक नंबर दिए है, दिख रहा है, स्टार्टिंग नहीं रहेगा ये, एकदम स्टार्ट नहीं दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, तो कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको, कुछ एलिमेंट्स के नंबर आपको याद रहने चाहिए। जैसे स्कैंडियम से लेके जिंक तक तो याद ही होगा शायद, याद है क्या? स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21 to 30 रहता है ये पूरे याद रहने चाहिए। तो अगले क्लास में ये लर्न करके आना, ये बेस रहेगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो स्कैंडियम 21 होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 21 to 30 ये पूरे अच्छे से याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, एकदम लॉजिक है, मैं यहाँ पे जो अभी बताने जा रहा हूँ वो इसमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ समझना है थोड़ा सा। सोचो, जिंक के रिस्पेक्ट में जो नोबल गैस होगा, जिंक के रिस्पेक्ट में जो नोबल गैस एलिमेंट होगा इसी के आगे, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 36। लॉजिक सी बात है, 36 होना चाहिए, 36 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी के बाद पी आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही अरेंजमेंट है, एस एक तरफ है, बीच में डी है, फिर पी है, और पी के कितने, पी के अंदर कितने है ग्रुप्स? 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप है, तो लास्ट वाला ही तो नोबल गैस होता है। हाँ सर। तो ऑब्वियसली अगर डी का लास्ट 30 है तो ऑब्वियसली 31, 32, 32 ऐसे करके 36 आएगा। हाँ सर। तो ये ध्यान रखना है, 36 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 36 याद रखना है। किसके लिए होगा ये जिंक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो रिस्पेक्टिव नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर 36 है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, और कौन से नंबर्स आपको याद रखना है बाय डिफॉल्ट अभी के लिए? वैसे तो याद सभी करना है, बट बाय डिफॉल्ट अभी के लिए याद रखना है पैलेडियम, प्लीज याद रखो पैलेडियम इज 46, जो मैं बोल रहा हूँ सर्कल कर लो। सिल्वर 47, तो पैलेडियम वैसे बहुत कम आएगा, बट ठीक है लिख लो, बेटर है। सिल्वर बहुत आता है, सिल्वर तो याद करना है, मस्ट है, 47। ठीक है, कैडमियम, प्लीज लर्न कैडमियम इज 48। अब अगेन इस सीरीज में जो रिस्पेक्टिव नोबल गैस होगा उसका कितना होने वाला है, फिर से +6 ऐड कर दो, पहले 30 में 6 ऐड किया, यस, है ना। तो इन एलिमेंट्स के अंदर इसका जो नोबल गैस एलिमेंट होगा यहाँ पर रिस्पेक्टिव, उसका होगा 54। अगेन ये 54 लर्न करना है, 54 लर्न करना है कि भाई अगर पैलेडियम दिखा, सिल्वर दिखा, कैडमियम दिखा, तो उसका रिस्पेक्टिव नोबल गैस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 54 होता है। क्यों बोल रहा हूँ ये समझेगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद आप अगली सीरीज पे आ जाओ, आपको प्लैटिनम याद करना है, प्लैटिनम है 78,
आपको गोल्ड याद करना है, दैट इज 79, ठीक है, गोल्ड याद करना है, दैट इज 79। मर्क्यूरी टू सर्टेन एक्सटेंट कभी कभी आता है, तो चाहिए तो याद कर लो, मर्क्यूरी भी सेफ साइड रहने के लिए मर्क्यूरी भी याद कर ही लो। मर्क्यूरी है 80, इन शॉर्ट लाइन बाय लाइन है 78, 79, 80। इसके पहले वाले में भी 46, 47, 48 था, ठीक है। अब इसका भी रिस्पेक्टिव नोबल गैस क्या होता है, 86, कोई भी बता सकता है 86 होगा, अगेन +6 ऐड किया तो 86 होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। हाँ सर। तो मैंने पूरा Yes, बेस sir. कर दिया। अब बेस होने के बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है Sir. EAN, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है EAN, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हेडिंग है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके लिए सब चाहिए, इसलिए मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, ये एक्चुअली टॉपिक ये बताता है कि सेंट्रल मेटल आयन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद। मेरी बातें ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेडी हो गया, सब कुछ जुड़ गया, उससे लिगैंड जुड़ चुके हैं, उससे काउंटर आयंस जुड़ चुके हैं, सब कुछ जुड़ने के बाद सेंट्रल मेटल आयन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी सेंट्रल मेटल आयन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी सेंट्रल मेटल आयन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतना क्लियर है? इसीलिए उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। खाली एटॉमिक नंबर नहीं है, इफेक्टिव पूरा होने के बाद। उसका एग्जांपल अगेन K4FeCN6 सबसे फेमस एग्जांपल, इसी से ट्राई करते हैं, ठीक है। K4FeCN6 कैसे फाइंड करते हैं? EAN का एक सिंपल सा रूल है और फॉर्मूला है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरे हिसाब से इसको रट्टा करना ही चाहिए नहीं, फॉर्मूला बनाने का ही नहीं। आप लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाना है, फॉर्मूला करने का ही नहीं। देखा जाए तो देखो, मुझे पता करना है कि Fe के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बराबर है? तो मुझे बताओ Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। परफेक्ट, 26 है, तो उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। 26 है तो हाँ। 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, सॉल्व करो और बताओ। +2। परफेक्ट, +2 आ गया। अब +2 आया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए। हाँ प्लस सर। आने का मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना। तो 26 से कितना हो गया? 24। 24। अब मैं पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ बिना फॉर्मूले वगैरह। फिर उसके अंदर देखो कि उसके अंदर अभी कौन जुड़े, लिगैंड जुड़े। कितने लिगैंड जुड़े? 6 एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है? एक एक लिगैंड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, क्योंकि एक लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता है। एक लिगैंड एक लोन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि ये यूनिडेंटेड लिगैंड है। पहले ये भी देखना पड़ेगा यूनिडेंटेड है कि बाइडेंटेड है। तो हमने देखा कि ये तो यूनिडेंटेड लिगैंड है। अगर ये यूनिडेंटेड लिगैंड है तो ये एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। यस और नो? यस सर। हाँ सर। तो 6 कितने डोनेट करेगा? 6 लोग। 6 लोन कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 12, है ना। तो कितना आंसर आया? 36। ये 36 किससे मैच करता है? आयरन की रिस्पेक्ट में जो नोबल गैस था उसका एटॉमिक नंबर कितना था? 36। परफेक्ट, तो बस ये 36 आना चाहिए था। अगर 36 आता है तो वो किसको फॉलो कर रहा है? EAN रूल को फॉलो करता है। इसको EAN रूल को फॉलो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे, आपको क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो EAN रूल। तो क्या करना है आपको? सबका फाइंड करके देखना है EAN, सबका EAN फाइंड करके देखना है कि उसके रिस्पेक्टिव नोबल गैस जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उससे रिस्पेक्टिव नोबल गैस जो है उसका एटॉमिक नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफाई करते हैं, समझो एग्जाम में यही ऐसा पूछा होता है K3FeCN6। सोचो अगर K3 होता तो अगेन आयरन तो आयरन ही है, तो 26 ही होता, ठीक है। पर इस बार ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता? +3। +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 23 आ गया, हाँ। है ना। अगेन 6 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 12। तो कितना 12। आया? 35। तो क्या बताओ ये कंपाउंड EAN रूल को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। समझ में आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, which of the following compound does not follow EAN rule, which of the following compound follows EAN rule? क्लियर? चलो एक और कंपाउंड करते हैं, अब आप लोग ट्राई करके मुझे बताओगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया PTNH3 6Cl4। चलो बताओ ये EAN रूल फॉलो करता है या नहीं करता, ये आपके सामने क्वेश्चन, ट्राई करो।
इसीलिए मैंने आपको बोला था प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर याद कर लो पहले। कितना था प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर? 78. 78. चलो सॉल्व, 78 सॉल्व। सर करेगा फॉलो। ओके, देखते हैं बाकी लोग भी। हाँ सर करेगा। हाँ सर. कितना आ रहा है? 86 आ रहा है। हाँ 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 सर करेगा। और भी कंपाउंड देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे ढूंढने दो यार कंपाउंड्स। ये वाला भी वापस चलो वो जो एकदम खतरनाक वाला दिया था उसका फाइंड करो। हाँ, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। सबका आया क्या? एकदम इजी है, करो। पहले प्लेटिनम का कितना था? 78 है ना। इस पे चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? 4 + प्लस देखो इसलिए समझ में आ रहा है, सब कुछ लिंक है। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता तो ई निकालने नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता तो ई निकालने नहीं आएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। 4 ऑप्शन आएंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा। 78 में से क्या माइनस कर दूं? 4 माइनस कर दूं, कितना आया? 74। बताओ अगेन कितने कितने लिगैंड है? 6 है। यूनिडेंटेड है। हाँ Unidented, सर. तो बराबर 12 ही आएगा। आंसर कितना आ गया? 86। इसका मतलब ये EAN रूल फॉलो कर रहा है, ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है, एकदम सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, चलो ये वाला फाइंड करके दिखाओ। थोड़ा सा टफ लेते हैं, इजी वाला नहीं। सब के अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कंपाउंड दिया था वही कर रहे हैं वापस। इसका हमने थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, चलो अभी इसका EAN निकाल, EAN निकाल के बताओ इसका। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मुला रट्टा नहीं करने का, फॉर्मुला भी कर सकते हैं, फॉर्मुले से भी वही आएगा। क्या फॉर्मुला रट्टा करने का फालतू। बट इसके रिवर्स के लिए जरूरत पड़ सकती है, पहले इतना तो करो, मैं बताता हूँ। हाँ सर है. कर रहे हैं? हाँ हाँ. हाँ, देखते हैं आगे, देखते हैं वापस Fe26। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 +2. 2 माइनस कर दो, कितना है? 24। अब इसका ये देखते हैं कितना है इसके अंदर। इसका भी 6 ही है। देखो हाँ वैलेंस, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? सेकेंडरी वैलेंसी यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिगेंड काउंट करने होते हैं 1 2 4 और 6, बराबर है। हाँ सर। यस ये लिगेंड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन यानी 36। अगेन ये भी EAN रूल को फॉलो करता है, ये भी EAN रूल को फॉलो करता है। अभी फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला भी समझ लो। इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ऐसा था, EAN = Z यानी एटॉमिक नंबर। देखो मैं वही लिखता था 26, वही लिखा, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, हम माइनस करते थे ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करते, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला है ना। देखो ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6, तो 2 × 6 किया तभी तो 12 आया। जिनको फॉर्मूला याद करना है फॉर्मूला याद कर सकते हैं, फॉर्मूला यही है, EAN = Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। समझा? हाँ सर। ठीक है, सर एक बोलो ना। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता क्या है मतलब? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता क्या है? वही तो मैंने बताया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बताता है पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद सेंट्रल मेटल आयन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बताता है। तो अब आप सोचो, पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? नोबल गैस के बराबर, नोबल तो गैस. वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? स्टेबल. स्टेबिलिटी भी बताता है। समझ में आया? यस सर. फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, which of the following compound is more stable, और 4 ऑप्शन दिए। अब यार समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करें, इसमें स्टेबिलिटी कैसे पता करें? तो एक तरीका ये है कि आप ये निकाल सकते हो, अगर जिसका EAN बराबर नोबल गैस एलिमेंट की तरह आ गया वो स्टेबल होगा। ये एक तरीका है स्टेबिलिटी निकालने के, दुनिया भर के तरीके हैं, एक ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत तरह से बताई जा सकती है, बट ये वन ऑफ द वे है टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी। समझा? यस सर. ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला, अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, प्लीज ये नोट करो,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस अगेन क्वेश्चन आता है। देखो इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल्स, याद रखना मेटल कार्बोनिल का मतलब होता है जो ऐसे टाइप के कंपाउंड होते हैं MCON, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लेके ऐड होता है MCON, इनको मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। इन मेटल कार्बोनिल्स सेंट्रल मेटल आयन always follow EAN rule, always follows EAN rule, हमेशा वो EAN rule फॉलो करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये EAN रूल को बाय डिफॉल्ट फॉलो करते हैं, EAN रूल को बाय डिफॉल्ट फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेस क्वेश्चन आता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अभी वो आपको एक कंपाउंड देंगे FeCOX, चलो बताओ इसमें पूछेंगे फाइंड X। अब मुझे पता है कि ये कार्बोनिल है, अगर मुझे पता है कार्बोनिल तो इसका बाय डिफॉल्ट ये EAN रूल को फॉलो करेगा। अगर EAN रूल को फॉलो करेगा तो मुझे चेक करना है कि देखो इसमें क्या है, Fe के रिस्पेक्टिव नोबल गैस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। EAN का फॉर्मूला यूज कर सकते हो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है, ठीक है। अब मेरे को EAN बाय डिफॉल्ट पता है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपाउंड्स, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट EAN रूल को फॉलो करते हैं। तो 36 लिख दिया। Z मुझे पता ही है आयरन का 26। ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता ही है बाय डिफॉल्ट 0 होता है, 0 क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है। हमने अब तक कितने कंपाउंड के सब में 0 ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है ना। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, पाई में सर कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। तो यहाँ से अगर आप उधर लेके जाओगे तो 10 आ जाएगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से आ जाएगा 5 और आंसर आ गया। समझा? ठीक है, इतना क्लियर है? ओके चलो एक और कंपाउंड करते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, एक और कंपाउंड करते हैं वो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। चलो ये वाला ट्राई करके देखो, MN2COX, चलो फाइंड X। यहां पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अपने पीछे वाले में आता है EAN डायरेक्टली। यहाँ रॉन्ग किया जा सकता है, यहाँ थोड़ा रॉन्ग आंसर आ सकता है, ट्राई करो फिर। देखते हैं, देखो मैंने आपको ज्यादा एग्जांपल्स कराए नहीं, मेरे पास इतना टाइम है नहीं। आप घर पे जाके जो भी आपको बुक्स, एकदम हाई फाई बुक उठा के मत लेके आ जाना भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको केमिस्ट्री के एकदम डेप्थ में जाके बताऊं। आपको मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना, मास्टर दी एनसीईआरटी और क्या है फिंगर टिप, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये दो बुक से आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलते हैं, जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लीज इतना सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। जेई वाला जेई का करो और नीट वाले नीट का करो, ठीक है। एकदम हाई फाई उठा के कहीं से उठा के लेके आओगे, कुछ मतलब नहीं, इतना टाइम भी नहीं, आप टाइम वेस्ट मत करो, जितना बोल रहे हो पहले उतना करो, फिर बाद में करना ये सब करना है। पहले कंसेप्ट तो पहले बिल्ड तो कंसेप्ट तो बिल्डअप कर लो, फिर करना है एकदम डिटेल में जो भी चीजें करनी है एक्स्ट्रा। पहले अलाइन करें। हाँ अब इसका आंसर मोस्टली लोगों का आंसर नहीं आ रहा होगा, कितना आंसर आया वैसे एक्स? सर 11 आ रहा है। 11 आ रहा है, देखो है ना 11 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा होगा क्योंकि रॉन्ग होता है, 11 होता ही नहीं है, ठीक है। आंसर 10 है। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसे कंपाउंड जब भी आए ना, उसमें क्या चेंजेस रहते हैं, उसका फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें +1 ऐड करना होता है हमेशा, याद रखना। ऐसे में हमेशा +1 ऐड करने का, +1 ऐड करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर शेयर होने वाला है बिटवीन 2 मैंगनीज, 2 मैंगनीज के बीच में शेयर होने वाला है।
तो जितने भी सेंट्रल मेटल आयन दिए रहेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से सुनते रहना, जितने भी कोऑर्डिनेशन, जितने भी सेंट्रल मेटल आयन दिए रहेंगे ना, उतने से डिवाइड करना रहता है। मतलब कैसे, मुझे इतना तो पता है कि इसका बाय डिफॉल्ट En कितना रहेगा 36, क्योंकि मैंगनीज है और मैंगनीज के रिस्पेक्टिव में नोबल गैस तो 36 ही होगा, है ना। Z मुझे पता है, मैंगनीज का Z कितना होता है, Mi को 25, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, 25 रहता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जीरो, कार्बोनिल्स में हमेशा जीरो ही रहता है, बाय डिफॉल्ट जीरो ही लेने का, प्लस 2 इंटू, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना था ना x, बट x को डिवाइड बाय 2 करना है। क्यों डिवाइड बाय 2 किया, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये डिवाइड बाय 2 इसलिए किया गया है क्योंकि ये यहाँ पर 2 के बीच में शेयर हो रहा है, जितने भी होते हैं उतने से डिवाइड करना होता है। 3 होते तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, वैसे इतना कॉम्प्लिकेट आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो आपको 2 या ज्यादा ज्यादा 3 दे सकते हैं। तो जितना भी रहेगा उससे डिवाइड करना है, बट साथ में +1 ऐड करना है, ऐड करना पड़ेगा +1, ठीक है। अब सॉल्व करोगे ना तो क्या आंसर आएगा, देखो अभी सॉल्व करके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 36 और 25 +1 माइनस, यहाँ पर प्लस x, तो अगर आप देखोगे तो कितना आ गया, 36 माइनस 26, आंसर आ जाएगा 10। समझ में आया, मैं वापस समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करना है मैं वापस बताता हूँ, ये जो भी होता है यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन पर जो भी नंबर होगा, फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है। फॉर्मूला जो भी आप 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हो ना, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको नीचे डिवाइड करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, चाहिए तो फॉर्मूला में चेंज करके लिखो, ऐसे कंपाउंड्स के लिए नीचे चाहिए तो लिख सकते हो, इन केस ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऐसे नीचे मेंशन करो, नोट लिखो, एक नोट, मैं जो बोल रहा हूँ नोट लिख लो, चाहिए तो मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूँ वो लिखो, in case of these type of compounds, for example, that is हम इसमें बना लेते हैं, ये सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन के नीचे मैं n लिख रहा हूँ, इस बार n जो भी नंबर रहेगा, ठीक है। ये हो गए हमारे, इसमें कार्बन होना तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे मैं x लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जनरल बना लिया मैंने, इन जनरल समझ में आएगा, इन जनरल जो मैंने बनाया है, इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइड बाय n प्लस 1, समझा? यस सर। ठीक है, इन जनरल ऐसा रहेगा। आपको इस टाइप के कंपाउंड तो लेके आना है। सर यहाँ पे mn मत यूज करो, क्या हुआ? सर यहाँ पर mn मत यूज Mn2 आएगा। करो, मैंगनीज। क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। दो लोग मत बोलो, एक जिनका डाउट है वो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने mn यूज किया है ना, वो थोड़ा सिंबल चेंज कर दो ना, वरना कंफ्यूज हो जाएगा वो मैंगनीज हो एग्जाम्पल जाएगा ऐसा? हाँ वाई, वाई लिखो, चलो वाई लिख देते हैं, और क्या, कंफ्यूज हो जाएगा तो यहाँ वाई लिख देते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो आई थिंक क्लियर, मतलब कुछ लोग मैंगनीज पढ़ लेंगे भाई। सर ये सिर्फ कार्बोनिल वाले ग्रुप के लिए। हाँ, कार्बोनिल्स के लिए ही ये पूछेंगे, इस टाइप के कंपाउंड के लिए कार्बोनिल के लिए ही पूछते हैं, क्योंकि कार्बोनिल्स ही EN रूल को फॉलो करते हैं, कार्बोनिल्स को ही पूछेंगे, और कुछ पूछ ही नहीं सकते। अरे पूछेंगे कैसे, आपको कैसे बाय डिफॉल्ट पता चलेगा उनका EN क्या लेना है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आपको पहले से ही पता था कि इसका EN को फॉलो करता है, तभी तो सॉल्व हुआ ना ये। समझा सर। और भी चीजें निकल के आ सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ, सॉल्व करके आओगे ना तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कितने बजे लेक्चर है आप लोग, आज लेक्चर है? हाँ सर, अभी हाँ 5 सर। बजे। 5 बजे है ना, 7 बजे। 15 मिनट वाले। नहीं सर। सर हमने यहाँ पे +1 क्यों किया था? नहीं, +1 वो कुछ मैथमेटिक्स की वजह से, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता +1 क्यों किया, बट कुछ मैथ्स है उसके अंदर, एग्जैक्ट मुझे एग्जैक्ट मैथ्स नहीं पता उसके पीछे की क्या है। ओके सर। ठीक है, उसका एग्जैक्ट मैथ्स नहीं पता मुझे कि एग्जैक्ट क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
सर स्टॉप करो इधर। रोकना है? नहीं सर। हाँ सर। मेरे को खाली IUPAC के रूल्स बताने थे शॉर्ट में। 10 सर मिनट नेक्स्ट सर वैसे ही से आना पड़ता है कुछ लोगों को। भाई वसई से भी है क्या कुछ लोग? हाँ सर। इसका लेक्चर है अभी? इम्तियाज सर। इम्तियाज सर टाइम पे आते क्या? हाँ मेरे हाँ सर, हाँ सर आ जाते हैं, नहीं सर, कभी कभी टाइम पे आ आ जाते हैं। जाते, आज आ जाएंगे। पता हाँ नहीं मेरे सर। को। और ईस्ट वाला आप लोग लेक्चर थे? वेस्ट में मैम का ठीक है, चलेगा। चलो चलेगा चलेगा, रोक देते फिर भाई, रोक देते हैं। अरे आज बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया यार हमारा। सर बोलो ना। हमारा हाँ बायोलॉजी में जो आपने पोर्शन दिया था वही है? बायो का पोर्शन बता देता हूँ। बायो का पोर्शन में खाली फोटोसिंथेसिस ही आएगा यार, रेस्पिरेशन नहीं हो पाया फाइनली, इसलिए रेस्पिरेशन नहीं आएगा। फोटोसिंथेसिस पूरा आएगा, बस इतना समझ के चलो, फोटोसिंथेसिस पूरा आएगा, मतलब उसमें सर फोटो और रेस्पिरेशन। बाकी पहले का वही होगा ना? क्या हुआ? सर दीपक जो सर पहले का पोर्शन था वही है ना? तो नहीं, इसमें बायोडाइवर्सिटी रहेगा। बायोडाइवर्सिटी रहेगा सर बट वो कहाँ तक रहेगा? सर ने हाँ जहां तक, वो नहीं पता। वो सर से पूछ लेने एक बार, जहां तक सर ने करवाया। सर हमारा संडे को लेक्चर ही संडे को है। जहां सर ने करवाया है वहां तक करो, बस इतना बोल रहा हूँ मैं, पर आएगा इतना पक्का है। बायोडाइवर्सिटी सर को पूछो एक बार कि कहां तक आएगा, बट बायोडाइवर्सिटी आएगा क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर है वो। सर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आएगा, तीनों आ रहे हैं, इकोलॉजी तीनों चैप्टर आएंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर क्या इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। फोटोसिंथेसिस में तो इफेक्ट फिर पढ़ाया नहीं है, इफेक्ट हो जाएगा यार। इफेक्ट का क्या है, इफेक्ट भी कितना, इफेक्ट कब हमारा लेक्चर है? लेक्चर है ही नहीं, नहीं सर सर। सैटरडे को है। हाँ तो इफेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, इफेक्ट के लिए मत अभी ये बवाल करोगे। इफेक्ट तो हुआ नहीं, इफेक्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर कुछ है ही नहीं उसमें, थियरी है वो, बस हो जाएगा वो, क्लास में सर ध्यान दे। आपका केमिस्ट्री का लेक्चर रख रहे तो बायो का तो रख ही नहीं रहे फिर। मैं बोलता हूँ उनको रखने के लिए, वो भी ये लोग भी अलग ही करते हैं, मैंने इनको दोनों रखने बोला था, खाली केमिस्ट्री लगा के। ठीक है, कोई नहीं, मैं बोलता हूँ उनको, ठीक है। सर फिर दीपक सर का भी एक ही लेक्चर रखा है पूरे वीक में। कोई नहीं, मैं बोलता हूँ, हो जाएगा, हो जाएगा। दो भी टाइम लगा कर रखते हैं। आप लोग पढ़ लोगे क्या इतना ज्यादा? मेरे को कुछ नहीं, मैं पढ़ा लूंगा। मैं दिन में बाहर चैप्टर रोज रोज रखोगे तो वो पढ़ना भारी पड़ जाएगा सर। क्या हुआ? सर एक ही चैप्टर का 6 के 6 दिन लेक्चर है तो बहुत भारी पड़ जाएगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा सर। खत्म तो अभी जितना जल्दी करेंगे हम उतना जल्दी आपको, देखो अभी जितना जल्दी हम क्वेश्चन खत्म करेंगे ना उतना ही टाइम आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ढील छोड़ेंगे बैंड बज जाएगी आप लोग की। सर पर ऑफलाइन लेक्चर रख देना सर, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर करेंगे, टेस्ट का पढ़ेंगे, रोज लेक्चर रखा है सर वो भी। कुछ ऑप्शन नहीं है अभी, भागो, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, बायो भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना, ठीक है। या तो फिर दीपक सर का लेक्चर बढ़ाने बोलूंगा, मेरा कम किया तो, मतलब मैं अगर कैंप पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। नहीं सर सर उनका तो कम से कम 2 लेक्चर छोड़ो। दीपक सर का भी नहीं रखा है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी मीटिंग एंड करते हैं, अभी अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर पे पहुंचो, आप लोग लेक्चर्स है, ठीक है, बातें थैंक यू बातें। सर, बाय सर। अच्छा हाँ, खाली बाय प्लीज, ये सॉल्व करके आना। सर पहले हाँ, एलन सर। से कॉल करें ना। क्या हुआ? एलन शीट भी कर सकते हैं, यस, एलन शीट, मास्टर बी एनसीईआरटी, एंड इसमें एमटीजी फिंगर टिप्स भी अच्छा है, इसके लिए बायो के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट केमिस्ट्री के लिए अच्छा है, सॉल्व कर सकते हो आप। सर पहले क्या सॉल्व करें? कुछ भी जो मिलता है उतना करते रहो, जो मिलता है, जितना टाइम मिलता है, जितना सॉल्व कर सकते करो। चाहिए तो एलन करो, एलन में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पर अगर आप एलन कर लोगे ना तो बाद में फिर एमटीजी और एमटीएन एकदम ही हलवा लगेगा। सर इसका एलन की शीट नहीं है। इसकी एलन की शीट नहीं है, मैं बोलता हूँ देने के लिए, किसी ना किसी के पास तो रहेगी। सर कृष्णा मैम को बोल दो ना बायो का पोर्शन रिवाइज्ड वाला भेज देवे ग्रुप में। मैंने बोला आज ही सुबह उनको, वो रिवाइज कर भेज देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बाय। सर